तो आज के हमारे टॉपिक्स हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, वैलेंसी, एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, सो चलिए लेट्स गेट इट स्टार्टेड। हमारा पहला टॉपिक जो चलेगा एटम के साथ चलेगा। डाल्टन ने जब एटम के बारे में बातचीत करी तो एटम के बारे में कहा कि एटम इज द मोस्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इज द मोस्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल। इनफैक्ट डाल्टन ने कहा कि इट इज द मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल जिसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन आज की डिस्कवरीज के बाद शायद हम लोगों को पता है कि हम एटम को बड़े आसानी से और भी हिस्सों में तोड़ सकते हैं। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि जब हम एटम को तोड़ते हैं तो एटम के अंदर से क्या मिलता है? हमें न्यूक्लियस मिलता है, न्यूक्लियॉन्स मिलते हैं और इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, प्रोटॉन्स मिलते हैं, न्यूट्रॉन्स मिलते हैं और पॉजिट्रॉन्स भी मिलते हैं, पाई मीजॉन्स मिलते हैं और न्यूट्रिनो मिलता है, प्रोटीनो मिलता है और ये सारे सब फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। और लेटेस्ट डिस्कवरी के हिसाब से चलें तो 2013 की डिस्कवरी जो थी वो कहती है, वो बताती है कि एटम, इलेक्ट्रॉन जो सबसे छोटा, सबसे फंडामेंटल पार्टिकल माना गया था, इलेक्ट्रॉन भी उससे भी छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है जिसका नाम है क्वार्क, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? क्वार्क, QUARK। तो क्वार्क क्या है? जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से क्या बनता है? न्यूक्लियस। वैसे ही क्वार्क से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बनता है। ये फिलहाल लेटेस्ट की डिस्कवरी है। मतलब 2026 के अंदर अगर अपन बात करें तो 2026 तक आज की डिस्कवरी ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन से भी छोटा फंडामेंटल पार्टिकल है क्वार्क, और क्वार्क से बने हुए हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन खुद। तो एटम सबसे छोटा फंडामेंटल पार्टिकल्स माना जाता था, जो आज भी हम लोग थ्योरीज में तो कहते ही कहते हैं कम से कम। तो ऑल मैटर इन द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ एटम। पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ जो भी हमको नजर आ रहा है, जो भी है हमारे आसपास, वो क्या है? एटम है। एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड। ये हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि एटम एटम से कंबाइन होता है। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुआ तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। वैसे ही एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन होता है ताकि वो मॉलिक्यूल बना सके, ताकि वो कंपाउंड बना सके। राइट, नेक्स्ट, एटम्स हो गया। एटम्स आर इंक्रेडिबली स्मॉल, मिलियंस कैन फिट ऑन अ पिन हेड। पिन हेड मतलब समझते हो? सुई की नोक पर 1 मिलियन से ज्यादा एटम इकट्ठा हो सकते हैं, सुई की नोक पर। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि एटम कितना छोटा होगा, कितना ज्यादा छोटा होगा। और इमेजिन करो 18वीं शताब्दी में जब डाल्टन अपने लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा होगा, तब की हम बात कर रहे हैं जब व्हाट्सएप, मोबाइल तो बहुत दूर की बात है, मोबाइल ही नहीं था, टेलीफोन ही नहीं था प्रॉपर तरीके से। हम तब की बात कर रहे हैं जब डिजिटल कुछ भी नहीं था, कुछ था ही नहीं डिजिटल जैसा। जो होता था वो लेबोरेटरी के अंदर होता। तो सोचो डाल्टन ने उस जमाने में, उस समय इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में इतनी बात कह दी थी। और आप इमेजिन कर सकते हो कि हाउ मच क्रेडिबिलिटी दैट रिक्वायर्स। आज की डेट में तुमको कोई टीचर असाइनमेंट देता है, कोई होमवर्क देता है, मैं ही कुछ बोलूं करने के लिए, तो तुम फटाक से क्या करते हो? सबसे पहला काम, आस्क गूगल, आस्क जीपीटी, आस्क यूट्यूब। तुम्हारे पास अवेलेबिलिटी है फीचर्स की, तुम नहीं करोगे तो बुद्धिमान नहीं कहलाओगे। करेक्ट? क्यों इस्तेमाल करते हो? क्या तुम्हें नहीं आता? आता भी होगा तो भी हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम क्या बचाएं? टाइम। तो आप इमेजिन करो कि उस समय, उस जमाने में जब उसके पास कुछ भी नहीं था, तब उसने इस चीज की डिस्कवरी करी। तो डेफिनेटली क्रेडिबिलिटी तो बहुत ज्यादा है ना? वो साइंटिस्ट है, वो अपनी जगह है, लेकिन क्रेडिबल तो है काम उनका। ईच एलिमेंट हैज यूनिक एटम्स विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। हर एटम के पास एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है और हर एटम के अंदर एक स्पेसिफिक एटम की कंपोजिशन होती है। इसको मैं कनेक्ट करूंगा हमारे उस टॉपिक के साथ जिसमें हमने पढ़ा था क्या? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। याद आया कुछ? उन लॉज में हमने इसी बारे में तो बातचीत करी थी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, वो कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के साथ, है कि नहीं? बात क्लियर है इससे रिलेटेड? सिंह साहब, आप कुछ बोलते ही नहीं है यार, बोलते रहा करो यार। सिंह साहब, मेरे को बड़ा अजीब लगता है ऐसे पढ़ाने में। मतलब आई एम अ काइंड ऑफ अ टीचर विच ऑलवेज यूज्ड टू इंटरेक्ट विद द पीपल। जब तक इंटरेक्शन नहीं हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बोले जा रहा हूं, हम ही हमें तो क्या काम है यार, है कि नहीं?
ये कुछ बेसिक छोटी सी जानकारी जिस पर हम चर्चा भी करते हैं। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें एटॉमिक मॉडल्स की, तो सबसे पहला एटॉमिक मॉडल डेवलप किया था इनविजिबल स्फीयर्स के नाम से, किसने? डाल्टन में। और मैं बात कर रहा था 18वीं शताब्दी की, बिकॉज 1803 में उन्होंने ये डिस्कवरी की थी। देन कम्स इज प्लम पुडिंग मॉडल, जो कि थॉमसन ने, जे थॉमसन ने दिया था इन द लेट 18s, मतलब 18वीं शताब्दी के अंत तक दिया था जे थॉमसन। पूरा नाम है जे थॉमसन, ठीक है ना? जॉन डाल्टन फिर जे थॉमसन। पहले अपन बात करते हैं इनविजिबल स्फीयर्स की। एक एक मॉडल को एक्सप्लेन कर देता हूं। डाल्टन ने कहा कि एटम एक बड़ा सा गोला है जो दिख नहीं रहा और ना दिखाई देगा। 18वीं शताब्दी में कैसे देखोगे? और डाल्टन ने दुनिया को, दूसरे लोगों को समझाने के लिए भी बॉल्स का इस्तेमाल करके एटम के शेप को समझाने की कोशिश करी थी। उस जमाने में पत्थर का गोला बना करके उससे दुनिया को समझाने की कोशिश की थी कि देखो एटम कुछ इस तरीके से नजर आता है। और जब एटम कुछ इस तरीके से नजर आता है तो उस एटम के अंदर, या वो एटम, उस एटम के अंदर आपको कुछ और चीजें मिलती हैं। क्या मिलती हैं वो उसे भी नहीं पता, पर उसने कहा कि ऐसा कुछ हो सकता। इसकी डिस्कवरी के बाद 18वीं शताब्दी की शुरुआत में और फिर आखिरी में आते आते जे थॉमसन आ गए। जे थॉमसन ने अपना प्लम पुडिंग मॉडल दिया। अगर आपको याद हो तो जे थॉमसन ने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, जिसको आप लोग बोलते हो कुछ नाम याद है? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट सबसे ज्यादा फेमस है कैथोड रेज एनोड रेज के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी। डाल्टन को नहीं मालूम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कौन, लेकिन उसने एटम का ढांचा, स्ट्रक्चर बता दिया। एक बता दिया कि ऐसा कुछ होगा। अब ऐसे कुछ के अंदर क्या होगा वो किसने बताया? लगभग जे थॉमसन ने बताया प्लम पुडिंग मॉडल के अंदर कि जो एटम है वो एटम एक तरबूज की तरह नजर आता है। एन एटम लुक्स लाइक अ वाटरमेलन। जब हम वाटरमेलन को काटते हैं तो कट करने के बाद आउटर शेल जो होती है उसकी वो हार्ड होती है, लेकिन जब हम इनर शेल देखते हैं तो इनर शेल के अंदर छोटे छोटे काले रंग के बीज होते हैं। तो वो जो छोटे छोटे काले रंग के बीज होते हैं वो पूरे के पूरे एटम को सराउंड करते हैं। ऐसा किसने कहा? जे थॉमसन ने। और बाकी वो जो लाल कलर का हिस्सा है जो हम खाते हैं, बोला वो एटम का हिस्सा है। तो एटम के अंदर वो काले इलेक्ट्रॉन हैं जो रहते हैं। ऐसा अजम्पशन लेकर किसने समझाया अपने मॉडल के अंदर? थॉमसन ने। तो जे थॉमसन का मॉडल का नाम क्या है? प्लम पुडिंग मॉडल। डाल्टन का मॉडल का नाम क्या है? इनविजिबल स्फीयर्स, या स्फेरिकल बॉडीज भी बोलते हैं कई लोग। फिर तीसरी कैटेगरी आती है रदरफोर्ड की। रदरफोर्ड ने बहुत हद तक मॉडल को बहुत सही तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी अपने न्यूक्लियर मॉडल के अंदर, जिसको आप जानते हो रदरफोर्ड का सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। याद है क्या आप लोगों को? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने अपने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में गोल्ड की एक फॉइल ली और इस फॉइल के ऊपर इस पॉइंट से अल्फा रेज, कौन सी रेज? अल्फा रेज इंसिडेंट कराई। ये सारी की सारी अल्फा रेज जाकर जब हिट कर रही थी, ये पूरी की पूरी गोल्ड फॉइल, तो ज्यादातर रेज इसमें से आर पार निकल रही थी। यहां पर लगा हुआ है रिसीवर, ये कौन है? तो रदरफोर्ड ने अल्फा रेज पास करी किसके ऊपर? गोल्ड की फॉइल के ऊपर। गोल्ड की फॉइल के ऊपर अल्फा रेज जब पास करी तो ज्यादातर रेज उसके आर पार निकल गई, विच इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर। रिसीवर ने उसको रिसीव कर लिया। अब रिसीवर ने उसको रिसीव कर लिया तो बात समझ में आती है, लेकिन कुछ हजारों में एक आध रे ऐसी थी जो गोल्ड फॉइल के सेंटर से टकरा कर या तो ज्यादा एंगल पर या तो बहुत कम एंगल पर बेंड हो जा रही है। कैन यू सी देम? लेट मी कॉल देम 1, 2 एंड 3। आप देख सकते हो ये जो 1, 2 और 3 रेज हैं, ये तीनों रेज टकराने के बाद कभी इधर जा रही हैं, कभी उधर जा रही हैं। लेकिन ऐसी कितनी रेज थी? 1000 में 1, मतलब बहुत छोटी, बहुत कम संख्या, बहुत कम नंबर। सो अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लाइट रे, अल्फा रेज, आफ्टर हिटिंग द सरफेस गॉट अवे एट स्मॉलर एंगल्स और लार्जर एंगल्स। इससे रदरफोर्ड ने यह कंक्लूड किया कि एटम का ज्यादातर हिस्सा जो था वो खाली है। इट इज एम्प्टी। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि ज्यादातर लाइट रेस तो आर पार निकल गई। कोई चीज आर पार कब निकल सकती है? जब कोई रोकने वाला नहीं हो।
जब कोई रोकने वाला नहीं हो मतलब कोई ऑब्स्टेकल नहीं हो, कोई ऑब्स्टेकल नहीं हो मतलब खाली हो। तो रदरफोर्ड के हिसाब से ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर था लोहे गोल्ड का इट वॉज एम्प्टी। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द gold foil was empty, but very few alpha rays when it hits the center of the foil got deviated through larger or smaller angle। बहुत कम संख्या में वो रेस टकराकर या तो ज्यादा या तो कम एंगल पर निकल जाती हैं। इससे रदरफोर्ड ने एक बहुत बेहतर मॉडल दुनिया को प्रदर्शित किया जिसको हम न्यूक्लियर मॉडल के नाम से जानते हैं, जिसको उन्होंने ये ऐसा बताया कि एटम का शेप एक स्फीयर की ही तरह है, जैसा कि डाल्टन ने कहा। एटम के अंदर प्लम पुडिंग मॉडल की ही तरह इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन एटम का ज्यादातर हिस्सा एम्प्टी है और एटम का पूरा मास उसके सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसको नाम दिया, क्या नाम दिया? Most of the space inside the atom is empty and the whole mass of the atom is concentrated at its center। और फिर बड़ा ये सेंटर का नाम क्या? न्यूक्लियस। समझ आई बात? एटम का ज्यादातर हिस्सा तो खाली ही है। बात क्लियर है? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? लेकिन रदरफोर्ड इस बात को डिफेंड नहीं कर पाए। रदरफोर्ड ने भी यही कहा कि जैसे बीजें होती हैं तरबूज के अंदर तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, इसके अंदर प्रोटॉन भी है। लेकिन रदरफोर्ड से जब सवाल पूछा गया कि अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन भी है, अगर उसके पास प्रोटॉन भी है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो मिलकर के खत्म कर देना चाहिए एटम को। भाई एक प्लस और एक माइनस क्या बनाएगा? जीरो। एक प्लस और एक माइनस मिलकर तो जीरो बनाता है, पर ऐसा तो है नहीं, एटम तो एग्जिस्ट करता है, तो एटम खत्म क्यों नहीं होता? इस सवाल के जवाब पर रदरफोर्ड जवाब नहीं दे पाए। एंड दैट इज द रीजन व्हाई हम न्यूक्लियर मॉडल को पॉपुलर मॉडल के नाम से नहीं जानते। आज की डेट में जो हम मॉडल्स पढ़ते हैं उनमें सबसे बड़ा नाम जिक्र होता है किसका? बोर्स मॉडल, जिन्होंने प्लानिटरी मॉडल दिया था। और प्लानिटरी मॉडल ठीक वैसा है जैसे सोलर सिस्टम है। उन्होंने कहा कि सेंटर में न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड घूम रहा है और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बैठता है। इसी को बोलते हैं प्लानिटरी मॉडल। ठीक है सिंह साहब? एग्जाम में आपसे इनके मॉडल के नाम पूछे जाएंगे या फिर एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये मॉडल किसने दिया था। हो सकता है उस मॉडल के बारे में कुछ तफ्तीश की जाए, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं। मैं आज भी क्वेश्चंस करवाऊंगा, पर मैं आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि आज थ्योरी ज्यादा थी। लेकिन अगली क्लास में जब मैं आऊंगा तो मैं इसके और जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो करवाऊंगा और फिर मैं टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा। ये मेरा पर्पस है, आप ज्यादा क्वेश्चन मेरे पास करके जाओ, ताकि जब आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस लगाओ या बाद में करो तो आपके पास ऐसा हो कि ये टॉपिक तो मेरे को बंधा हुआ आता है। केमिस्ट्री और फिजिक्स में मार्क्स छोड़ने की गलती हम नहीं कर सकते। ये तुम्हारे लिए बटर ऑन द टोस्ट है, समझ गए? तुम जाके जहां खराब परफॉर्म करके आओगे वो तुम्हारा या तो मैथ्स होगा या तो मेंटल एबिलिटी होगी। मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री में तुमको नहीं करना खराब, ये तुम्हारे बिल्कुल सजे हुए मार्क्स हैं, बस जाना है और लेना है, ये समझ लो। और इसी फिलॉसफी के साथ पढ़ना है अपने को, क्योंकि ये तुम्हारे लिए पूरे मार्क्स दे के जाएगा। समझ गए? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। मूविंग अहेड विद दिस, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम जो मैंने अभी आपको समझाया उसी की एक जिस्ट है। एटम कंसिस्ट ऑफ टू मेन रीजन्स, न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। यस, इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। किसके अराउंड? न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। होल्ड्स नियरली ऑल द एटम्स मास, मतलब न्यूक्लियस के अंदर लगभग पूरा का पूरा मास होता है। वेरी स्मॉल बट एक्सट्रीमली डेंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड विच इज द आउटर रीजन। मतलब अगर अपन लोग मोटे तौर पर देखें, जिसकी अभी अपन बात कर रहे थे कि बोर ने अपना मॉडल का, बोर का मॉडल का नाम बताओ। प्लानिटरी मॉडल। और प्लानिटरी मॉडल में मैंने क्या बोला था, किसके जैसे दिखता है? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम नहीं दिख रहा क्या यहाँ पे? इस सोलर सिस्टम के अंदर सेंटर में कौन होता है जनरली? तो सन की जगह यहाँ पर कौन होगा? न्यूक्लियस हो जाएगा। सन की जगह न्यूक्लियस हो गया। और ये सब जो है, ये जो गोले दिख रहे हैं, ये जो लाइनें दिख रही हैं, इन सबको उसने कह दिया शेल्स। ये इलेक्ट्रॉन के रहने का घर है।
जैसे हम अपने घरों को बोलते हैं 2 BHK है, 3 BHK है, 1 BHK है, 5 BHK है, तो ये BHK का मतलब क्या होता है कि इतने बेडरूम, हॉल और किचन होगा। एक घर में तो एक ही किचन है ना, लेकिन रूम तो अलग अलग हो सकते हैं, 2 रूम, 4 रूम, 5 रूम। वैसे ही ये एटम का घर है, इस एटम के घर में खूब सारे कमरे हैं। अच्छा एक बात बताओ, सबके कमरों का साइज एक जैसा होता है क्या? किसी कमरे में 5 लोग आ सकते हैं और किसी कमरे में एक ही इंसान आ सकता है, तो सबका साइज। यहां पर भी हर कमरा, जिसे हम बोलते हैं शेल ऑफ एटम, एटम की शेल की साइज अलग अलग है। हम इसके शेल की साइज के बारे में बातचीत अभी यहां करें अगर, तो हमारे पास कितनी शेल्स होती हैं पुरानी थ्योरीज के हिसाब से? KLMN, ये 4 शेल्स मानी जाती हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की इन 4 शेल्स में, एटम की इन 4 शेल में जो पहली शेल है उसका नाम है K। इस K शेल में कितने लोग रह सकते हैं? यहां 2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन। When I say the second shell, तो सेकेंड शेल में कितने रह सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स, देन M एंड देन N। ये कौन सी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे इज गिवन बाय द जनरल फॉर्मूला 2n²। एटम की 4 शेल होती हैं, उन 4 शेल का नाम है KLMN। इन शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे कौन फॉर्मूला देता है? 2n²। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं पहली शेल की बात करूं तो n की वैल्यू हो गई 1, n की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 मतलब 2 आ गया आंसर। सेकेंड शेल में n की वैल्यू कितनी हो गई? 2 2 जा 4 2 जा 8 आ गया। तीसरी शेल हो गई 3 3 जा 9 2 जा, और चौथी शेल 4 का स्क्वायर 16 2 जा 32। तो इस तरीके से हम शेल्स में डिवीजन करते हैं। तो आपका सवाल जो आएगा वो ये आएगा कि कौन सी शेल में कितने रहते हैं। दूसरा सवाल कि उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, किसका? एग्जैक्टली इन शेल्स का साइज क्या होता है, हाउ दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑल्सो। और उसके ऊपर एक और क्वेश्चन आता है कि एटम का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया कौन सा है? सबसे ज्यादा डेंसिंग एरिया कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन वाला पूरा का पूरा एरिया या फिर न्यूक्लियाई? न्यूक्लियस बेटा, वो तो डेंस क्लाउड वहां लिखा हुआ है, लेकिन तुमको पता है मैंने अभी एक ये स्टेटमेंट भी यूज किया था कि एटम का द होल मास ऑफ द एटम इज कंसेंट्रेटेड एट द न्यूक्लियस। तो मास तो न्यूक्लियस का है ना। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में से भारी कौन? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में से भारी कौन है? प्रोटॉन भारी है, राइट? मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में से मास ऑफ प्रोटॉन इज मोर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रहेगा अब सभी लोगों को? बढ़िया, बढ़ा दूं इसके आगे? हाँ, नेक्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसकी अभी हमने बात करी। मतलब मैं थोड़ा सा टॉपिक के आगे चलते चले जा रहा हूं, आप लोग पढ़ते जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हम इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं, प्रोटॉन को बोलते हैं और न्यूट्रॉन को बोलते हैं। तो चार्ज इज अ नेगेटिवली चार्ज विद द वैल्यू ऑफ, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतना कूलम। जबकि अगर इलेक्ट्रॉन की मास की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये पूरी डिटेलिंग, ये पूरी कहानी किसकी बात कर रहे हैं अपन लोग? इलेक्ट्रॉन। तो याद क्या करना है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद करना है। याद क्या करना है? इलेक्ट्रॉन का मास याद करना है, ठीक है? मास इलेक्ट्रॉन का बहुत कम होता है, इसी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स द लाइटेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल। सबसे हल्का पार्टिकल कौन? इलेक्ट्रॉन। ये वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही याद रखनी है। आप सिर्फ 9.1 इंटू 10⁻⁻31 याद रखेंगे। दिस इफ यू कैन रिमेंबर इज ओके, अदरवाइज नेवर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, पूछा नहीं जाता। आप इसको याद रखेंगे। लोकेशन, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस इन अ डेफिनेट शेल्स, जिसकी अभी अपन ने बात करी। हर इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट घर में घूमता है। अगर K वाले शेल में घूम रहा है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं? अगर L वाले में घूमेगा तो 8, M में 18 और N में 32। तो हर शेल के, हर कमरे के
साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन उस कमरे में रहेंगे, और उस हिसाब से डिसीजन होता है कि वो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। तो वी ऑल एग्री ऑन दिस। ऐसा ही कुछ हम लोग प्रोटॉन के साथ भी देख सकते हैं। अगर हम प्रोटॉन के साथ में बात करते तो प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज क्या दोनों सेम है? यहां होता है 1.6 10⁻⁻⁻19 कूलम। ये किसके लिए होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन की सेम वैल्यू होगी लेकिन साइन बस, मतलब दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा ना, दोनों की वैल्यू तो सेम रहेगी, बस प्लस वाले के साथ प्लस, माइनस वाले के साथ माइनस। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर तुम लोग इस प्रोटॉन का मास देखोगे तो व्हाट इज द मास ऑफ प्रोटॉन? 1.6 × 10⁻⁻27 kg, राइट? 1.6 × 10⁻⁻27 kg, यहां पर -27 kg है, जबकि इलेक्ट्रॉन का जो मास था 9.1 × 10⁻⁻31 kg। इस वैल्यू की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ पावर को देख के बताइए, यहां -27, यहां -31, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? दोनों में से कौन बड़ा? जब पावर नेगेटिव में होती है तो छोटी वैल्यू बड़ी होती है और बड़ी वैल्यू छोटी। इसके पास -31 है, इसका मतलब ये कम है। इसके पास -27 है, इसका मतलब ये ज्यादा। तो इन दोनों में से भारी कौन हुआ? तो प्रोटॉन इज हेवियर देन इलेक्ट्रॉन। यही मैं बोल रहा था अभी, बात बार बार रिपीट करके, करेक्ट? नेक्स्ट इज न्यूट्रॉन। जब बात करते हैं न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन तो है ही न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब उसके पास कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जब बात मास की होती है तो न्यूट्रॉन का मास नियरली इक्वल टू प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन का इट इज 1.673 एंड इट इज 1.675। अगर आप ध्यान से देखो तो हार्डली डेसिमल्स में चेंजेस हैं, बहुत कम वैल्यू का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। इसलिए कहा जाता है कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो मास ऑफ न्यूट्रॉन के लगभग बराबर है। डिड यू गेट इट और नॉट, ऑल ऑफ यू? So identical to proton, neutrons contribute the atomic mass and help stabilize the nuclei by offsetting the proton-proton repulsion. इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है, ये हमारे काम का फिलहाल पॉइंट नहीं रहेगा, वरना फिर मेरे को और ज्यादा डीप जाना पड़ेगा इसके अंदर। हमारा पॉइंट यही खत्म हो जाता है, कौन क्या है और किसकी कितनी वैल्यू है। इलेक्ट्रॉन घूमता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। प्रोटॉन का मास कितना है? 1.675 × 10⁻⁻27 kg, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना था? 9.1 × 10⁻31 kg। ये याद करते जाना है हमको, गॉट इट? कोई कंफ्यूजन इसमें? बढ़ा दें आगे, चलिए नेक्स्ट। देन कम्स इज एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। मैंने पीछे के कुछ पॉइंट्स लिखवाए कुछ भी नहीं है अभी, डू आई नीड टू? तब मैं तो हर प्रेजेंटेशन अब तुम लोगों के साथ शेयर भी करते चले जा रहा हूं, तो हाँ फाइन, ओके, गलत है ना? देन कम्स इज एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। पूरी केमिस्ट्री तो इसी के ऊपर टिकी हुई है कि एटॉमिक नंबर क्या है और मास नंबर क्या है। व्हेन इट कम्स टू द एटॉमिक नंबर, जब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम्स न्यूक्लियाई which uniquely identifies each element on the periodic table। पीरियोडिक टेबल के अंदर हर एक एलिमेंट की जो आइडेंटिटी है वो उसका एटॉमिक नंबर से है। और एटॉमिक नंबर होती क्या चीज है? कि किसी एटम के पास कितने प्रोटॉन है। अगर 4 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर कितना? 4। एक प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर कितना? 1। 100 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर कितना? इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन डिसाइड करते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या है। डू वी ऑल अग्री ऑन दैट? नेक्स्ट बात करते हैं मास नंबर की, कि मास नंबर क्या होता है।
हमने कहा था कि अगर ये एटम है तो एटम के अंदर ये न्यूक्लियस होगा, बोलो हाँ या ना। इस न्यूक्लियस के अंदर कौन रह रहा था? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसके अराउंड रिवॉल्व कौन कर रहा था? क्या ये सब बात मानते हैं? मैंने कहा था एटम का पूरा मास किसके ऊपर लोकेटेड है? न्यूक्लियस में। एटम का पूरा मास किसकी वजह से है? इसका। और न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है? इसका मतलब अगर मैं प्रोटॉन के मास को न्यूट्रॉन के मास से ऐड कर दूं, सम कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा उसका? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है, उसके होने ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या ये बात सबको समझ आती है? कोई कंफ्यूजन? सो फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक मास नंबर इज Z प्लस N। यहां पर Z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Z इज एटॉमिक नंबर, और Z एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ने ये डिनोशन लिखी हुई है, कार्बन ऊपर 12 नीचे 6, तो हमेशा याद रखना कि ऊपर वाला जो नंबर है वो मास होता है, नीचे वाला जो नंबर है वो हमेशा क्या होता है? एटॉमिक नंबर। इसका मतलब एक स्टैंडर्ड डिनोशन के अंदर अगर C एक एलिमेंट है तो इसके लेफ्ट पर यहां पर उसका मास लिखा होगा और यहां लिखा होगा तो एटॉमिक नंबर, और यहां पर मास नंबर। बात क्लियर है सबको? becomes your atomic number, this becomes your atomic, the subscript 6 represent, ये तो अच्छा ठीक है। अब हमने मास नंबर तो कैलकुलेट कर लिया, पर मास नंबर से कहीं से भी हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने की मदद नहीं मिली। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बिकम, इसी फॉर्मूले से Z इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? A माइनस Z। तो अगर किसी के पास 12C6 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 12 में से 6 इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें अगर, तो मुझे उसमें क्या मिल जाएंगे? नंबर ऑफ। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना कैसे है, इसका तरीका समझ में आया सभी को? ऑक्सीजन की बात करूं अगर मैं तुम्हारे सामने थोड़ी देर के लिए, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8। अगर उसका एटॉमिक मास की बात करें तो कितना? एटॉमिक मास लगभग 16। और अब मैं तुमसे पूछूं कि बताओ व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन दिस? क्या किया तुमने? किसको किससे? 16 को 8 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वी कैन इजीली गेट द आंसर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कोई दिक्कत? क्लियर सबको? समझ में आ गया? कोई डाउट है तो पूछो, बढ़े आगे। देन कनेक्टेड टू द मास is another topic called isotope। सुना हुआ लग रहा है या सुना सुना लग रहा है? सुना 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 हुआ, पढ़ा हुआ है, कोई ध्यान नहीं। आइसो जो शब्द है, केमिस्ट्री में आइसो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है टू रिप्रेजेंट, अब यहां पर लिखा हुआ है सेम, तो क्या मतलब हुआ? हमारे पास अलग अलग तरीके की क्वांटिटीज एक जैसी होती हैं केमिस्ट्री के अंदर, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, है ना। आगे चलकर आइसोमरिज्म भी पढ़ते हैं अपन। आइसोटोप्स किसी एलिमेंट के वो एटम्स हैं which has the same atomic mass but different atomic। तो यहां अगर हम लोग बात करें कुछ जनरल एग्जांपल्स के साथ शुरू करते हैं अगर हम लोग, तो इनको देखते हैं। पहले हाइड्रोजन के लिए देख लेते हैं। हाइड्रोजन 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 1H1 1H2 1H3। मैंने हालांकि उल्टा लग दिया है तो ऐसा ना हो कि तुम कंफ्यूज हो जाओ, मैं इसको तुम्हारे स्टैंडर्ड तरीके से लिख देता हूं 1H1
1h2 1h3। आपको पहले से पता है कि ऊपर जो है का मास होता है और नीचे क्या होता है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, तीनों के एटॉमिक नंबर क्या है। तो एक ऐसा एटम जिसके एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन अगर उनका मास नंबर अलग अलग हो तो ऐसे एटम्स को क्या कहा जाता है, आइसोटोप। तो यहां एग्जांपल दिखाने का मतलब मेरा सिर्फ इतना था, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के कितना आइसोटोप है, 3 आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। हम 3 के लिए ट्राइटियम, 2 के लिए ड्यूट्रियम और 1 के लिए प्रोटियम। वहीं जैसे कार्बन की बात करें, कार्बन हमारे लिए सबसे फेवरेट हो जाता है कि कार्बन की खुद की एक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जब कार्बन की बात आती है तो कार्बन के भी 2 आइसोटोप हो जाते हैं। वैसे तो कार्बन के और भी आइसोटोप्स हैं, पर स्टेबल आइसोटोप जनरल जो हैं, जो हम कंसिडर करते हैं, वो 2 आइसोटोप हो जाते हैं। कौन कौन से आइसोटोप कार्बन के? कार्बन के 2 आइसोटोप्स जो सबसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, मतलब एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा पर मास नंबर अलग अलग हो जाता है। मास नंबर में 6 के हिसाब, एक 12 और एक 14। तो आप ध्यान से देखो, having the same atomic number but different atomic mass. Carbon has 2 important isotopes. C12 is the standard reference for atomic mass. The C14 12 और 14 है। C14 जिसकी अपन बात कर रहे हैं, ये वाला C14 is radioactive and used in carbon dating. Carbon dating सुना है? क्या होता है प्रोसेस? What is carbon dating? हाँ, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने खत्म होने के बाद एक पर्टिकुलर मात्रा में, क्वांटिटी में कार्बन को रिलीज करता रहता है। इसी प्रोसेस की मदद से हम उसकी एज आइडेंटिफाई करते हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बन डेटिंग। में कौन सा कार्बन इस्तेमाल होता है? C14। कार्बन का आइसोटॉप यूज होता है, कार्बन यूज नहीं होता। and used is for the to determine the age of archaeological specimens and fossil। जैसे होता है ना कि कहीं खुदाई हुई, वहां पर कुछ आर्कियोलॉजिकल सर्वे चल रहा था, वहां पर कोई पुरानी सी निकल कर आई, कोई पुराना सा औजार निकल कर आया, तो उसके बारे में कैसे पता लगाएंगे किस सदी का था वो सामान, या नरकंकाल निकल आया कहीं पे, तो वो किस सदी का, किस जमाने का आदमी था या औरत थी, कौन था वो जो जिसकी डेथ हुई थी, उसका पता लगाने के लिए हम कार्बन डेटिंग का यूज करते हैं, ऑल्सो नोन एज C14। ठीक है, मैंने कार्बन का लिया, ऑक्सीजन का लिया एग्जाम्पल। कार्बन ऑक्सीजन के अलावा सिलिकॉन है एग्जाम्पल के तौर पर। सिलिकॉन के भी आइसोटोप होते हैं, क्लोरीन के भी आइसोटोप होते हैं, ऑक्सीजन के भी आइसोटोप होते हैं। तो आइसोटोप तो बहुत सारे हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनके आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हर एक का आइसोटोप यूज हो ये जरूरी, इट डिपेंड्स, कंप्लीटली डिपेंड्स। ये क्लियर? हाँ, कुछ पूछना है? मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। शेल्स, घरों की बात बताई थी मैंने, तो कितने कितने घरों में कौन कौन रह रहा था? 2 8 18 32। और कौन सा फॉर्मूला था? 2n²। आगे जाकर इसी को जब तुम 11th में पढ़ते हो तो पता चलता है कि ये गलत है। हम पढ़ते हैं ऑफ-बो प्रिंसिपल से। ऑफ-बो प्रिंसिपल, ऑफ-बो क्या मतलब होता है? ऑफ-बो का साइंटिस्ट का नाम है? बिल्कुल भी नहीं। ऑफ-बो का मतलब होता है बिल्डिंग अप, बढ़ते जाना। किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, पर चूंकि हमारे कवरेज से बाहर चले जाएगा ऑफ-बो प्रिंसिपल, इसलिए हम उसके अंदर रहते हैं। हमको अभी भी इसी शेल पर काम करना है और इसी का कॉन्फ़िगरेशन समझना है। उदाहरण के तौर पे अगर तुम्हारे पास किसी का एटॉमिक नंबर है 5, किसी एटम है जिसका एटॉमिक नंबर है, तो 5 में से पहले घर में, पहले कमरे में कितने लोग आ सकते हैं? तो तुम पहला कमरा भर दो। दूसरे कमरे में कितने आ सकते हैं? 8। आ तो 8 सकते हैं, पर अब हमारे पास बचे कितने?
इसके आगे तो जा ही नहीं सकते क्योंकि 3 2 5 कंप्लीट हो गया। तो ये बना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उस एटम का जिसका एटॉमिक नंबर कितना है। सो द एटम हैविंग एन एटॉमिक नंबर ऑफ 5 will have a configuration of 2 comma. Do you have any confusions with this? Anyone? Clear to everyone? So electrons fill shell progressively from the innermost to outermost following the off-bow. ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ा दिया मैंने, पर फिर भी रीड करना है तो you can have a read, can have a look at it. Would you like to? Or shall we proceed? Shall we? चलिए. Next to that is valency and octet rule. चीजें वही आती जा रही हैं धीरे धीरे जो मैं समझा चुका हूं आपको. सोडियम एटॉमिक नंबर 11 होता है तो 11 को हम कैसे भरें? पहली शेल में 2 डाल दो, कितने बचे? 9. 9 में दूसरी शेल में कितने जा सकते हैं? 8. कितने बचे? तो वो 1 कहां चला गया? किसी भी शेल का जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं हम उसकी वैलेंसी. एक्चुअली द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द शेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन. क्या बोलते हैं उसको हम? और वैलेंसी शब्द का मतलब होता है द कंबाइनिंग कैपेबिलिटी या कंबाइनिंग कैपेसिटी. जैसे यहां पर 287 में इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, लेकिन इसकी वैलेंसी 1 है. क्यों? क्योंकि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन तो 7 है. क्या ये 7 दे सकता है? इसके लिए 7 देने से ज्यादा आसान है 1 को लेना. तो वो 1 ले लेता है तो उसकी वैलेंसी कितनी हो गई? तो इसलिए वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, कि कोई एटम कितना इलेक्ट्रॉन दे या ले सकता है, इज नोन एज वैलेंसी. ऑक्सीजन की बात करी, 6 और 2 8. 6 और 2 8 को कंबाइन कर दिया अपन ने तो उसकी टोटल वैलेंसी कितनी निकल के आ गई? इसी तरीके से इसकी वैलेंसी कितनी आ गई थी? 1 और एनीथिंग यू वांटेड टू आस्क? डिटरमाइनिंग द वैलेंसी ऑफ एन एटम. किसी भी एटम की वैलेंसी को डिटरमाइन करने के लिए उसका कॉन्फ़िगरेशन कर दो. एग्जांपल लिए अपन लोगों ने, जैसे कोई भी ग्रुप 1 है, पीरियोडिक टेबल याद है? मैंने एक दिन डिस्कशन किया था. पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने ग्रुप्स होते हैं? हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर? तो लिखा हुआ है इसलिए 18 ग्रुप्स आर देयर. और इन 18 ग्रुप्स में से जैसे ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 13, ग्रुप 2 3 से लेके 12 तक का पूरे के पूरे इनर ट्रांजिशन सीरीज होती है. यहां पर ये ग्रुप 1 के लिए बोलते हैं. ग्रुप 1 के नाम क्या है? ग्रुप 1 हाइड्रोजन वाला कॉलम का नाम क्या होता है? हाँ, अल्कली. दे आर अल्कली. सेकंड वाले अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है ना. जैसे 18 पे जाने के बाद अपन लोग उनको हैलोजन बोल देते हैं. तो ये याद रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा. पीरियोडिक टेबल जब मैं पढ़ाऊंगा तब हम करेंगे तब डिस्कशन. अभी ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी वैलेंसी कितनी होती है, इसलिए उनको ग्रुप 1 में डाला है, ऐसे याद करो. ग्रुप 2 में डाला है, इसका मतलब वैलेंसी कितनी होगी? ये 1 दे सकता है, ये 2 दे सकता है, ये 3 दे सकता है. लेकिन जब जहां बात करता हूं मैं 6 की, तो 6 देना आसान है या 2 लेना आसान है? 2 लेना आसान है, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या बनी? इसी तरीके से 17 पे आ जाए तो 287 में 7 देना या 1 लेना, इसीलिए इसकी वैलेंसी क्या बनी? अगर कोई देता है तो उसे लॉस बोलते हैं, अगर कोई लेता है तो उसे गेन बोलते हैं. इलेक्ट्रॉन के जाने से पॉजिटिविटी आती है, इलेक्ट्रॉन के आने से नेगेटिविटी आती है. मतलब कि अगर सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ध्यान से देखो यहां कौन सा साइन आ गया. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब सोडियम एटम था तो उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे और 11 प्रोटॉन थे. लेकिन सोडियम ने जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, क्या रिलीज किया? तो इलेक्ट्रॉन गया ना, प्रोटॉन तो अभी भी उतना ही है.
बोलो, प्रोटॉन तो अभी भी उतना ही है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, सब कुछ वोट से होता है। जिसके पास बहुमत होता है, जब आप मतदान करते हो, बहुमत वाला जीत जाता है। तो हु विल विन इन दिस सिचुएशन? तो सरकार कौन बनाएगा? प्रोटॉन। इस सरकार का सिंबल क्या है? इसलिए इसका सिंबल बना। अगर ये जीतता तो इसका सिंबल बनता, सिंपल सी बात है, केमिस्ट्री है। तो समझ में आई बात है सिंह साहब? बहरहाल बीजेपी बनाए कोई भी बनाए, हमारा तो बैंड ही बजा रहा है। इसलिए ज्यादा बेहतर ये होता है कि अपन तो अपनी चीजों पर ध्यान दें। सरकारें तो आती जाती रहेंगी, जब तक नया युद्ध जाग नहीं पाएगा तब तक देश का कुछ नहीं हो सकता। इसलिए एनडीए क्रैक करना है, इसीलिए क्रैक करना है, ताकि नए देश, नई परंपराओं का गठन हो पाए तुम्हारे थ्रू। गॉट इट? हियर इन दिस पर्टिकुलर केस 2 8 के बाद इसकी वैलेंसी यहां पर ये दिख रहा है 2 और 8। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसकी वैलेंसी क्या लिखी है? वैलेंसी 0 क्यों है? क्योंकि ना ये दे सकता है ना ये दे सकता है। मतलब ये तो वैसे ही बात हो गई कि सिंह साहब स्कूल पहुंचे या सिंह साहब ऑफिस पहुंचे, और ऑफिस पहुंचने के बाद जैसे ही टिफिन खोला, टिफिन खोलते ही साथ वो रोटी और परमल की सब्जी लाए थे। ठीक है, कद्दू लाए थे, और बड़े उम्मीदों के साथ उसने बाजू वाले को देखा, उसने जब टिफिन खोला वो भी कद्दू और रोटी लाया था। अब दोनों गरीब अपना अपना खा रहे हैं। नहीं तो ऐसी सिचुएशंस में जनरली क्या होता है, दोस्त आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं टिफिन, या एक दूसरे का दर्द बांट लेते हैं कि तू थोड़ा सा खा ले, मैं थोड़ा, अलग अलग टेस्ट मिलेगा, है ना? स्कूलों के दिन याद करो, जो दोस्त कटलेट, मैगी इस तरह का लाता था, या तो वो खाता था या तो सिर्फ खा पाता था। हाँ, क्योंकि मतलब जो लाया है, स्कूल में एक नियम बड़ा सिंपल होता है, जो लाया है वो नहीं खाएगा, क्योंकि वो तो खा के आया है। हाँ, वही घर जाके भी खा सकता है। तो तू हमारे लिए लाया है, तू क्या खाएगा? ज्यादा खाना है, ले मेरा टिफिन खा, करेला है, छोले पूड़ी मैं खाएगा। ऑलराइट? तो मालूम नहीं, तुम लोग तो अच्छे बच्चे हो, तुम लोग ऐसा नहीं करते होगे, तो करेला ही खा जाते होगे। भाई मैं करेला ही खाऊंगा। ओके मम्मी, आई विल हैव करेला ऑन द रॉक्स। आप खा लेते हो करेला? मैगी वाले क्या? मैं तो बॉयज स्कूल से पढ़ा हुआ हूं, तो हमारे केस में क्या होता था, हम लोग बड़े सिंपल से तरीके से काम करते थे। स्कूल जाते साथ हमारा पहला काम सीट लूटना नहीं होता था, क्योंकि लड़कों के स्कूल में ऐसा नहीं चलता कुछ। सीट लूटनी पड़ती थी पीछे वाली, आगे वाली तो खाली रहती थी, पीछे वाली लूटनी पड़ती थी, पीछे कौन बैठ रहा है, कौन कौन। पहला काम। दूसरा काम, जो खाना लेके आते थे हम, अगर कोई रोटी सब्जी लाया है तो वो लड़का अपने टिफिन से या तो रोटी का डब्बा अलग कर देता था या तो सब्जी का अलग कर देता था, क्योंकि दोस्त बहुत अच्छे थे, वो लंच तक वेट नहीं करते थे, उनको लगता था टिफिन को इंतजार नहीं कराना चाहिए, तो वो हिंदी इंग्लिश के पीरियड में पहले ही अपना पेट। हम जब मेहनत करके चलो भाई 2 रोटी खाएंगे, तो टिफिन में जो मिलता था वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा मिलता था कि भाई मम्मी ने आज सब्जी अच्छी बनाई थी, आंटी को बोलना मजा आ गया। अब आप सोचते रहो कि खाया किसने। तो इसलिए हम क्या करते थे, सब्जी को डब्बा अलग, रोटी का डब्बा अलग। अब अगर किसी दोस्त ने टिफिन चुराया भी, तो या तो उसको सिर्फ सब्जी मिलेगी, सिर्फ रोटी मिलेगी, और अब उसको अगर सब्जी मिली है तो रोटी चाहिए होगी मुझसे, रोटी मिली होगी तो सब्जी चाहिए होगी, तो झक मार के मेरे साथ शेयर करना पड़ेगा, तो मुझे कम से कम आधा टिफिन तो मिलेगा। तो 0 इज लेस देन कुछ तो। बाकी तो देखो, गर्ल्स स्कूल में तो अच्छी लड़कियां होती हैं, मतलब वो लोग तो बांट के ही खाती हैं, ये तो क्या लाई है, एक मेरी खाई है। और को एजुकेशन स्कूल्स जो होते हैं उनमें भी बड़ा सिंपल सा फंडा चलता है, क्योंकि वहाँ लड़कों को अपनी बना कर रखनी होती है, तो वो ऐसे एकदम से अपना हपसी वाला चेहरा नहीं दिखाते कभी, वो हल्का सा ऐसे हाथ में, भाई ठीक है आधी रोटी खिला दे,
ये सिर्फ प्रॉब्लम होती है बॉयज स्कूल के साथ। तुम लोगों में से है कोई बॉयज स्कूल वाला? सब कोएड वाले हो? यू कैन नॉट अंडरस्टैंड देन। कोएड वाली, कॉन्वेंट वाली तो है, पर लड़कियां तो बड़ी सोफिस्टिकेटेड, मेरे को लगता है ऐसा, लड़कियां बड़ी सोफिस्टिकेटेड होती हैं, तो दे डोंट नेवर डील विद दिस काइंड ऑफ मिसचैप। लोग डोर खोलते हैं तो बंद क्यों नहीं करते? चलिए कमिंग, बस आने वाले, आप देख सकते हैं स्लाइड्स। मैं भी क्या करूं, थ्योरीज जिंदाबाद। नेक्स्ट बात करते हैं वेरिएबल वैलेंसी एंड रेडिकल्स की। वेरिएबल वैलेंसी मतलब ऐसे भी कुछ एटम्स होते हैं जो अपनी वैलेंसी को बदलते रहते हैं। जैसे अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा कि इन स्लाइड्स के अंदर ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं तो वो सारे के सारे हमेशा 1 वैलेंसी दिखाएंगे, 2 वैलेंसी दिखाएंगे, 3 दिखाएंगे, 6 दिखाएंगे, 7 दिखाएंगे, या मतलब इनकी वैलेंसी तो हमेशा फिक्स है। पर ऐसे भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे भी कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो अपनी वैलेंसी को बदलते रहते हैं, जिनको अपन बोल देते हैं वेरिएबल वैलेंसी। और इनमें सबसे पहला नाम आता है आयरन का। आयरन +2 भी दिखाता है, +3 भी दिखाता है। Fe+2, Fe+3। अगर वो +2 है तो फेरस बोलेंगे, +3 है तो फेरिक। वैसे ही कॉपर की बात करें तो कॉपर जो है वो +1 या +2, क्यूप्रस या क्यूपरिक। इससे तुम इस चीज का अंदाजा लगा सकते हो कि IC जहां भी लग रहा है वो 1 से ज्यादा होगा। OUS जहां भी लग रहा है वो कम होगा। मरकुरी की बात करें तो मरकुरी +1 और +2 दोनों दिखाता है। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका नेचर, जिनकी वैलेंसी बदलती रहती है। ऐसी कुछ रेडिकल्स भी हैं। कॉमन रेडिकल्स जिनकी हम बात कर सकते हैं यहाँ पर वो है अमोनिया, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अमोनिया की वैलेंसी कितनी होती है? 1। सल्फेट की वैलेंसी 2, फिर फॉस्फेट की 3, और फिर कार्बोनेट की 2, और फिर नाइट्रेट की वैलेंसी 1। ये कुछ ऐसे रेडिकल्स हैं जिनको आप रट लोगे, याद कर लोगे, दिमाग में बिठा लोगे तो आपका काम हो जाए। Understanding the radicals, we can understand the radicals with reference to different things. Radicals होते क्या हैं? Radicals are the groups of atom that behave as a single unit in a chemical reaction. किसी केमिकल रिएक्शन में अगर हम लोग सोडियम, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, ऐसे अमोनियम के कंपाउंड को अगर लेंगे तो इसमें अमोनिया का आयन एक सिंगल एंटिटी की तरह काम करेगा, एक सिंगल एटम की तरह काम करेगा। भले वो दिख रहा है कि सोडियम यहां पर नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, लेकिन अमोनिया NH4 पॉजिटिव एक सिंगल एंटिटी की तरह काम करेगा। और ऐसे एटम्स को, ऐसे कंपाउंड्स को, कि ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? रेडिकल। क्या नाम देते हो? दे कैरी अ नेट चार्ज एंड कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स और रेडिकल्स। इनके पास अपना खुद का एक चार्ज होता है, प्लस का या माइनस का, जिसकी वजह से ये दूसरों के साथ कंबाइन भी हो सकते हैं आसानी से। इंपॉर्टेंट क्या बात है? द वैलेंसी ऑफ अ रेडिकल इक्वल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज। जो वैलेंसी है वो उसी के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। जैसे यहाँ 1 है तो इसकी वैलेंसी भी 1, यहाँ 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 1 है तो 1, 2 है 2। क्लियर? एटॉमिक वेट, डेफिनेशन एंड यूनिट। एटॉमिक वेट, जिसको हम लोग एटम का वेट भी बोलते हैं, क्या होता है? अभी अभी अपन ने नापा था। एटॉमिक वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। केमिस्ट्री की भाषा में एटॉमिक वेट को हम कैसे कंपेयर करते हैं? 1/12 द मास ऑफ C12 एटम। कार्बन 12 के आइसोटॉप के साथ अगर हम कंबाइन करें, दैट इज नोन एज इट्स एटॉमिक मास यूनिट। शॉर्ट में हम बोलते हैं AMU, या फिर शॉर्ट में U भी बोला जाता है। तो 1 AMU या 1 U का मतलब होता है 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम्स। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, बस इतना ध्यान रखना है। इसमें आप बहुत ज़्यादा कंपेयर करना या फिलोसॉफिकल नहीं जा सकते। Relative versus absolute mass. Relative atomic mass is a ratio, while absolute mass is the actual mass in grams or kg.
देखो रिलेटिव में हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं और एब्सोल्यूट मतलब ये है, नहीं समझे? रिलेटिव मार्क्स तुम्हारे आए और घर वालों ने कंपेयर किए तुम्हारे दोस्त के साथ, तो वो रिलेटिव हो गया। लेकिन तुम्हारे 100 में से 80 आए, ये वैल्यू क्या है? एब्सोल्यूट। तुम्हारे लिए तो यूनिक है। अब हो सकता है तुम्हारे दोस्त के 90 आए हो, तुम्हारे लिए तो 80 का 90 है, बट घर वालों के लिए प्रॉब्लम, दिक्कत ज्यादा अलग है। तुम इसी में खुश हो कि यार 80 आ गए, घर वाले इससे दुखी हैं कि 90 नहीं आए, क्योंकि शर्मा जी के लड़के के 90 आए थे। तो ये जो शर्मा जी का कल्चर है, बड़ा प्रॉब्लम वाला कल्चर है। कई लोग ढूंढ रहे हैं इन शर्मा जी के लड़के को, क्योंकि वो शर्मा जी के लड़के आप ही हैं। कैलकुलेटिंग द एटॉमिक वेट मैं करवा के दिखा चुका था, बट स्टिल जैसे अगर अपने पास किसी आइसोटॉप की बात करें, नॉर्मल तो मैंने निकालना सिखा दिया, मैं यहाँ पर आइसोटॉप के लिए ये एग्जांपल पुटअप कर रहा हूँ। आइसोटॉप है, जैसे क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स हैं, Cl35 है और Cl37 है। अब Cl35 और Cl37 के अंदर यहाँ पर देखो फ्रैक्शनल अबंडेंस का मतलब क्या होता है? Cl35 में कितना क्लोरीन होता है, इसी तरह से Cl37 में कितना क्लोरीन होता है। तो अगर मुझे क्लोरीन का एब्सोल्यूट मास निकालना हो तो वो कितना हो जाएगा? 35 जो उसका प्रेजेंट में मास है, मल्टीप्लाइड बाय इसका परसेंटेज जो कि कन्वर्ट किया डेसिमल में, तो 0.75 प्लस 37 जो उसका एब्सोल्यूट मास था आइसोटॉप का, प्लस इंटू 25 का परसेंट मतलब 0.25। दोनों को सिंप्लीफाई किया तो आपका रिजल्ट आया 35.5। वैसे क्लोरीन को देखा जाए तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और 17 का कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। अगर 287 या 17 का डबल कर दो, कितना आंसर आता है? 35, 34। तो 17 प्लस 17 34। अब 34 जो है, अगर किसी चीज का एटॉमिक नंबर 30 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन को छोड़ के, अगर उनका एटॉमिक नंबर ऑड है, क्या है? तो उसका एटॉमिक मास होता है डबल प्लस 1। तो 17 क्या है? ऑड इवन है, तो 17 का डबल क्या हुआ? 34 और 34 प्लस 1, तो अप्रोक्सीमेटली यही निकला। एग्जैक्ट नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेट आएगा। ये मास को याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं। ऐसे ही जैसे कार्बन के आइसोटॉप्स हैं, तो कार्बन के एक आइसोटॉप C12 में देखो सबसे ज्यादा कार्बन है और 13 में बहुत कम कार्बन है। इन दोनों की मदद से हम लोग कार्बन का अगर एब्सोल्यूट मास निकालते हैं तो कितना निकलता है? और हम क्या बोलते हैं कार्बन का मास कितना है? 12। एक्चुअल वैल्यू कितनी होती है? 12.011। आई होप ये बात समझ में सबको आई होगी। क्लियर है सबको? सभी को बढ़ा दूं आगे? मॉलिक्यूलर वेट सेम कंडीशन से मॉलिक्यूल की निकालेंगे हम लोग। अभी एटम की निकाल रहे थे, मॉलिक्यूल की निकालेंगे। मॉलिक्यूल मतलब एक से ज्यादा एटम हो जाएंगे। कैलकुलेशन स्टेप क्या होता है? सबसे पहला उसका फॉर्मूला लिखो, फिर आइडेंटिफाई करो कि उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, और फिर मल्टीप्लाई द एटॉमिक मास बाय एटॉमिक एटम काउंट और सबको एड अप कर दो। करने का तरीका मैं ऐसे ही बता देता हूँ, जनरल तुमको आता है क्योंकि ये चीज है ना। जैसे H2O है तो H2O को मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाला करते थे अपन लोग? 2 इंटू हाइड्रोजन का मास प्लस 1 इंटू 16। डू आई नीड टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ दिस? नहीं आता हो तो मैं एक्सप्लेन कर दूं, कर दें? तो यहां पर अपने पास H2O है जैसे, तो H2O में हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है? 2, और एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? तो ये 2 इंटू 1 किसका मास हुआ टोटल? हाइड्रोजन का, प्लस ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन के एटॉमिक, एक ऑक्सीजन है ना अकेला, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। तो 16 इंटू 1 16, 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 16 18U या फिर 18AMU बोल सकते हैं हम उसको। बात समझ में आई? इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड के लिए देखें तो कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2, तो एक कार्बन के लिए और 2 ऑक्सीजन के लिए ऐड करके सॉल्व कर लिया। H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है, एक
एक सल्फर है और कितने ऑक्सीजन, इसलिए 4 × 16, 1 × 32, 2 × 1, सबको ऐड किया तो आंसर क्या आया। ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए, ऐसे ही कॉपर सल्फेट डॉट H2O, इसका कैलकुलेशन अगर अपन लोग देखें तो इसको भी ऐड करना है बस सब लोगों को आपस में, टोटल कितना हो गया 250 ग्राम्स। फॉर्मूला याद नहीं भी हो तो हम जल्दी जनरल तो समझ ही गए ना, नहीं है पक्का, चलिए बढ़िया। देन ग्राम मास एंड मोल कंसेप्ट। ग्राम एटॉमिक मास और मोल कंसेप्ट भारी भरकम लग रहा हो तो इसको अपन नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, अभी इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस लगवाते हैं, ठीक है। हाँ पर एनडीए में तो है, तो मैं उसको डायरेक्टली नेक्स्ट क्लास पे ले लूंगा। हाँ हौले हौले करें ताकि सबको हौले हौले से हवा लगती है। बताएं पहले क्वेश्चन का आंसर, बहुत डायरेक्ट है क्वेश्चंस, पर मैं भी क्या करूं, जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हैं, आए हुए ही क्वेश्चंस हैं। हाँ जी पूरे PYQs ही हैं। हाँ मन में पढ़ें, मैं समझ सकता हूँ अंदर से क्यूरियोसिटी बहुत सारी आती है, बट थोड़ा सा टाइम्स प्लीज करके बाकी गरीबों को भी मौका मिले, सब लोग खाएं, मिल बांट के खाएं, सबका पेट भरे, सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, जैसे मोदी जी कहते हैं। हालांकि बाकियों का तो नहीं मालूम, उनका तो हो रहा है। हाँ देखो अब यार उनके दाएं बाएं हाथों का तो मन में, element that has an atomic number of 15 which is what is its valency, उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी अगर 15 एटॉमिक नंबर है तो, CA या मतलब 5 3 2 या 1, C 15 एटॉमिक नंबर है, 15 एटॉमिक नंबर का बाइफर्केशन, पहले घर में 2 गए, दूसरे घर में 8 गए, 2 8 कितने बचे 5, तो 5 देना, 5 देना या 3 लेना, तीसरे घर में कितने होते हैं, तीसरे घर में 8 होते हैं, 18 होते हैं भाई साहब, तो वैलेंसी क्या बनी, ऑक्टेट रूल। जब हम लोग, वो बात की बात है, मैं बोला ना तुम्हारा कंफ्यूज मत हो, तुम तो 2n² पे रुकोगे, यू विल स्टे एट 2n², समझे, वो 2 8 8 18 समझ गया मैं, इसलिए तो क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट ABCD, हाँ बोलो, B नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट विच सबएटॉमिक पार्टिकल वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक, चैडविक ने क्या डिस्कवर किया था, हाँ बोले सर आपने तो जे थॉमसन बताया था, डाल्टन बताया था, बोर बताया था, आप तो मजे ले रहे हो, आउट ऑफ कोर्स है। यू थिंक न्यूट्रॉन, व्हाट अदर पीपल्स थिंक, तुम भी न्यूट्रॉन ही थिंक रही हो, और कौन थिंक रहा है, ये लोग थिंक नहीं कर रहे, तुमने थिंका, तुमने नहीं थिंका, सिंह साहब तुम्हारा भी यही थिंक रहा। और वैसे अच्छा इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, हाँ इलेक्ट्रॉन डाल्टन ने कर दिया, मतलब जे थॉमसन और डाल्टन की लड़ाई करवा दो तुम। और फिर प्रोटॉन किसने किया, फिर प्रोटॉन रदरफोर्ड ने, मतलब प्रोटॉन ने न्यूक्लियस के बारे में रदरफोर्ड ने कुछ नहीं बताया था, बताया था, वो मिस कॉल मारा होगा उस समय उसने।
बोला हे जे जे व्हाट यू डूइंग मैन, हम रहा था फोर्थ, मैं फोर्थ डालूंगा, मैंने एटम को फोर्थ डाला, मैंने पाए बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है, व्हाट डू यू से? यस, आंसर इज चैडविक ने न्यूट्रॉन को ही डिस्कवर किया था, आंसर तो सही था। ये याद करनी पड़ेगी भाई डिस्कवरी हमको नामों के साथ। हाँ, आपने डिस्कवरी की थी? अच्छा ओके, मैं डर गया, मैंने बोला यार जे थॉमसन के जमाने में मतलब काफी टाइम हो गया, ये तो फिर पांचवा छठा जन्म होगा। Atoms of the same element having the same atomic number but different atomic mass called isotopes. A option. आइसोबार में क्या सेम होता है? आइसोबार, आइसोमर, आइसोटोन, ढूंढ के आना। ये तुम लोगों का होमवर्क ही रहेगा, क्योंकि मोल कंसेप्ट में पढ़ाऊंगा ना अगली क्लास में, तब मैं इनको भी डिस्कस कर लूंगा। अभी ये 10 क्वेश्चन करवा लेता हूं। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? निकालो, अभी जो करा अपन ने, निकाल के बताइए उससे मॉलिक्यूलर वेट क्या निकलेगा। कैल्शियम का 40 है और कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। यू नीड टू फाइंड आउट कितना होगा टोटल। व्हाट विल बी द वैल्यू? कैल्शियम 1 है मतलब 40, कार्बन 1 है मतलब 12, ऑक्सीजन 3 मतलब 3 इंटू 16। एक आंसर आया उड़ता हुआ 100। सभी लोग चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। If an atom loses 2 electrons, it becomes लूज किए हैं इलेक्ट्रॉन, कितने लूज किए हैं? 2 लूज किए हैं, तो इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज विद अ चार्ज ऑफ -2, पॉजिटिवली चार्ज विद अ चार्ज ऑफ +2। जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो पॉजिटिविटी आती है। नेक्स्ट, नोबल, जैसे नियॉन, जैसे आर्गन। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? शायद इसीलिए तो वो नोबल है, समझने की सोचने की जरूरत ही नहीं थी। नोबल का मतलब ही यही होता है कि किसी से रिएक्ट नहीं करते। वो क्यों नहीं रिएक्ट करते? उनका पेट भरा हुआ है, खाना वही खाएगा जिसको भूख है कि नहीं? जिसको भूख ही नहीं है, जिसका पेट भरा हुआ है, उसके सामने तुम कैसा भी लजीज खाना रख दो, नहीं खाएगा। अब इस सवाल का तुम जवाब तभी दे पाओगे जब मेरे होमवर्क करके लाओगे। तो अभी मैं इसको उचका देता हूं। और एक छोटी सी बात जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काम ऐसा करेंगे कि आइदर आई विल कम बैक आफ्टर होस्टिंग दी ट्राई कलर और आई विल बी रैप्ड अराउंड द ट्राई कलर। या तो मैं तिरंगे से लिपटा हुआ आऊंगा, या तो मैं तिरंगा को फहरा कर आऊंगा। और वही जज्बा, वही जुनून, वही चीज आप इंडिया एस्पिरेंट्स को चाहिए होती है, राइट? इस जुनून के साथ आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा आज की क्लास। मोल कंसेप्ट को मैंने जानबूझ के रोका, क्योंकि उसको मैं थोड़ा सा पढ़ाना ज़्यादा चाह रहा हूं, क्योंकि उचका दिया है आपको 10th क्लास से, तो आप लोगों ने 10th में वैसा नहीं पढ़ा हो सकता है। पुराने कोर्सेज में डिलीटेड पोर्शन में किसी टीचर ने पढ़ाया, किसी टीचर ने पढ़ाया, किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया, तो अपन पढ़ाया ना पढ़ाया पे जा ही नहीं रहे ना, अपन को तो पढ़ना है। अब मोल कंसेप्ट में क्या है, जो सिलेबस है, सिलेबस में लिखा है मोल कंसेप्ट, कितना मोल कंसेप्ट नहीं लिखा, तो एटलीस्ट एक खांचा तो बना लें अपन लोग। अपन अपना बॉर्डर तो क्रिएट कर दें कि दुश्मन जब
फेंके सवाल तेज, तो अपने पास डिफेंसिव हो कुछ कि हाँ तू फेंक के दिखा, हमारे पास भी है, हम भी लॉन्च करेंगे यहां से। डिड यू गेट इट? ठीक है, आज की क्लास यहां पर हम समाप्त करते हैं।